नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन, माताओं बहनों, जो भी सुनने वाले हैं। आज मैं श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक वर्गीय कुरियन के इस संबंध में बताने जा रहा हूं, जिनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। और 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के योगदान से उन्होंने श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया। हमारे देश में उसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वे विकसित हुए और राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था और 1970 ईस्वी तक आते आते भारतवर्ष में उन्होंने प्रसिद्धि पाई। हमारे देश में गोपालन, पशुपालन एक सुगम कुटीर उद्योग के रूप में परिणत है और हमारे भारतीय किसानों को, कृषकों को विशेष वे लोग गौ माता को पूजा करते हैं और पालन करते हैं। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में गौ माता को विशेष दर्जा प्राप्त है और गाय सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में और पूजनीय एवं संसार का सबसे उत्तम प्राणी के रूप में हम लोग मानते हैं। सामान्यतः तथा भारतीय समाज में गायों को सर्वाधिक मान्यता देने के कारण यही प्रतीत होता है कि उससे कृषि कार्य के लिए आवश्यक बछड़े, बैल तथा उच्च स्तर का खाद आदि प्राप्त हो जाता है। परंतु यही कारण प्राप्त नहीं है मेरे भाई बहन। एक अन्य कारण यह भी है कि उसमें दूध में जो विशेषताएं पाई जाती है वे इतनी अद्भुत है कि वे अन्य किसी भी पशु के दूध में नहीं दिखाई जाती है या पाई जाती है। माँ के दूध का एकमात्र विकल्प अगर है तो गाय का दूध ही है। नवजात शिशु जो किसी कारणवश माँ का दूध नहीं पी सकते, उसके लिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह चिकित्सकों, डॉक्टरों की भी मान्यता है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर SP पीपल्स ने अपने दीर्घकालीन शोध, प्रयोगों एवं परीक्षणों के बाद यह पाया कि मनुष्य की प्रकृति के लिए गाय का दूध ही सबसे निरापद और पौष्टिक संपूर्ण आहार है, जिससे सभी जीवनदायी तत्व पाए जाते हैं। यदि कोई आहार नहीं लिया जाए तथा केवल गाय के दूध का ही सेवन किया जाए तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ, पुष्ट और सशक्त जीवन व्यतीत कर सकता है, वरन उसका स्वभाव भी सात्विक, मानवांचित गुणों से उत्प्रोत हो सकता है। डॉक्टर पीपल्स ने गौदूध पर किए गए परीक्षणों में यह भी पाया कि यदि गाय कोई विषैला पदार्थ खा जाती है तो भी उसका प्रभाव उसके दूध में नहीं जाता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके शरीर में सामान्य विषों को पचा जाने की अद्भुत क्षमता है। अन्य स्तनधारी जीव यदि विषाक्त आहार ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में वह विष जमा होता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अधिक मात्रा में खा लिए जाने पर भी एक ही बार में मृत्यु हो जाती है। न्यूयॉर्क की विज्ञान एकेडमी की एक बैठक में अन्य वैज्ञानिकों ने भी डॉक्टर पीपल्स के इस मत की पुष्टि भी की है और उसकी मान्यता प्राप्त हुई है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो दूध जितना चिकना होता है उतना ही उत्कृष्ट होता है। वस्तुतः दूध का महत्व चिकनाई से नहीं, उसमें पाए जाने वाले खनिजों एवं लवणों से है। गौदुग्ध में एक खनिज लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व अन्य पशुओं के दूध की तुलना में अधिक व पूर्णतः संतुलित होते हैं। इसी कारण उसे प्रधानता मिलती है और उनका पालन धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया है। मेरे प्यारे भैया बहन, आप समझ गए होंगे, लेकिन भैंस के विषय में बता रहा हूँ। भैंस के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन बड़ी कठिनाई से पचता है, जबकि गाय के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन सुपाच्य होता है। उसमें विटामिन A, B और D की मात्रा भी अधिक रहती है। शरीर में सततः उत्पन्न होते रहने वाले टॉक्सिन्स और रोग, अन्य जन्य विषयों का निवारण करने वाले जो एंजाइम्स गाय के दूध में होते हैं वे भैंस के दूध में नहीं पाए जाते। पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से आदित्य गौ दूध के कारण गाय की महत्ता असंदिग्ध है। आर्थिक दृष्टि से यह कम उपयोगी नहीं है। यदि गौवंश की रक्षा नहीं की जा सकी तो बैलों के बिना खेती हमारे कृषि प्रधान देश में किस प्रकार होगी।
लेकिन आज हम देखते हैं कि बैलों का महत्व खत्म होते जा रहा है और विशेषतः ट्रैक्टर आधुनिक मशीन का उपयोग कृषि कार्य में होते जा रहा है। यह ठीक है, लेकिन फिर भी गौ पालन करना हमारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसके गोबर इत्यादि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैलों को हटाकर ट्रैक्टरों के सहारे भारत का गरीब किसान अपनी छोटो जोतों की कृषि कैसे कर सकेगा? खैर, आज उसका भी समय आ गया है। उन्हें जुटाने के लिए धन कहाँ से लाएगा? फिर छोटे देहातों में तो उन्हें चलाने वाले ड्राइवर और सुधारने वाले कारीगर कहाँ से उपलब्ध होंगे? फिर इन फैक्ट्रियों के लिए आज की परिस्थितियों में डीजल कहाँ से आएगा? वे ट्रैक्टर गोबर तो देंगे नहीं, फिर खाद की व्यवस्था कैसे पूरी होगी? इन सब तथ्यों का दृष्टिगत अगर हम लोग करते हैं तो यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा एवं धार्मिक हर दृष्टि से स्वास्थ्य गायों को संरक्षण मिलना ही चाहिए। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है भैया। यहाँ की जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ सहकारी कुटीर उद्योग कोई हो सकता है तो वह है पशुपालन। भारत की 80 से लेकर के 70% जनता देहातों में रहती है तथा उसके निर्वाह का साधन खेती है। कुल राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आय प्राप्त होती है। देश की प्रगति और समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही है। अपने देश का यह सुदृढ़ आधार लड़खड़ा जाए तो विकास की संभावनाएं, योजनाएं धरी रह जाएगी और प्रगति का अभिष्ट लक्ष्य पूरा होने से दूर रह जाएंगे और बहुत सी जनता को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मनुष्य की प्रगति में पशु जगत ने भी हमजोली की भांति सहयोग दिया है। कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक सेवा मवेशियों ने की है। उनके श्रम एवं प्राप्त होने वाले अनेकों प्रकार के अनुदानों से मनुष्य जाति लंबे समय से लाभ उठाती आ रही है। कभी इस देश में पशुपालन के प्रति सर्वाधिक उत्साह था। आर्थिक ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी पशुओं की सेवा एवं पशुपालन की पुनीत कर्तव्य मानी जाता था। गाय की पवित्रता एवं उससे प्राप्त होने वाले अनेकों प्रकार के भौतिक लाभों के कारण भारतीय संस्कृति में उसे मां की समकक्ष रखा और गौ माता के रूप में प्रतिष्ठित किया। समाज के मूर्धन्य एवं प्रभावशाली वर्ग के बीच गौपालन पशुपालन के प्रति काफी प्रतिस्पर्धा चला करती थी तथा उसे प्रगति एवं समृद्धि का परिपूरक माना जाता था। फलस्वरूप उनसे श्रम, खाद, दूध, घी जैसी प्रगति में सहायक साधन मिलते थे। किंतु प्रगतिशीलता के नाम पर अपने यहाँ इस उपयोगी व्यवसाय की उपेक्षा हो रही है भैया। दूसरे देशों का अनुसंधान अंधानुकरण करने से हम समृद्धि के इस महत्वपूर्ण स्रोत को छोड़ते जा रहे हैं। पशुपालन पर विशेष हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपने यहाँ की स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है। प्रत्यक्ष रूप से 80% जनता कृषि पर निर्भर है, 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जापान में कृषि पर निर्भरता कुछ कम है। इस तरह हमारे देश में नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ 70 लाख टन दूध का उत्पादन हो रहा है। धन्यवाद।